हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी आईटीआई सेकेंड ईयर वालों की क्लास रहेगी। और इसमें अपन पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का अपन पार्ट बाय पार्ट इसमें, क्योंकि एक वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता तो एक वीडियो में पूरा चैप्टर नहीं आ पाएगा, तो अपन इसका आज पार्ट 1 पढ़ेंगे, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। देखते हैं कितने पार्टों में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो डीसी जनरेटर चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर सेकंड ईयर का। डीसी जनरेटर को हिंदी में बोला जाता है दिष्ट धारा जनित्र। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के। तो सभी जिन जिन ने जो जो स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या है कि चैप्टर बाय चैप्टर जैसे वीडियो अपलोड होती जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। और अपने जो जिन जिन स्टूडेंटों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर लिया, और साथ में जो आपके साथी हैं जो सेकंड ईयर में हैं आईटीआई के, वो भी सब्सक्राइब कर लें। और जो आईटीआई के पास आउट हो गए हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, जिनकी आईटीआई कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि जो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती आती है, या डीएमआरसी की जो भर्तियाँ आती हैं, या डीआरडीओ की जो भर्तियाँ आती हैं उसमें, और लाइनमैन की जो भर्तियाँ आती हैं, टीओ की जो भर्तियाँ आती हैं, बीएचईएल की जो भर्तियाँ आती हैं, आईटीआई से भर्तियाँ आती हैं, हर महीने निकलती रहती है। तो उसमें क्या है, 100 नंबर का पेपर आता है जिसमें से 75 नंबर की ट्रेड थ्योरी आती है। ट्रेड थ्योरी आती है। और 25 नंबर का क्या होता है, इसमें रीजनिंग प्लस मैथ मैथ आता है इसके अंतर्गत। तो आप विशेष थ्योरी पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपकी जो कंपनी में जो जितनी भी कंपनियां हैं, इंटरव्यू में अच्छी अच्छी कंपनियां होती है जो गवर्नमेंट आईटीआई में क्या है कि कैंपस आते हैं गवर्नमेंट आईटीआई में, तो अच्छी अच्छी कंपनी होती है जो लिमिटेड कंपनी होती है, अर्ध सरकारी कंपनी होती है। तो इसमें इंटरव्यू लिया जाता है, तो उनमें आपको पूछा जाएगा, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए आईटीआई के बारे में। और ऐसे अपन आप लोग नकल से या कैसी भी करके आप आईटीआई का डिप्लोमा ले भी लोगे तो वो आपकी इतनी ज़्यादा मदद नहीं मिल पाएगी। इससे अच्छा कि आप पढ़ते रहोगे तो और व्यवस्थित तरीके नोट्स बनाते रहना। तो मान के चलो आप कोई कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो उसका 2 घंटे का टाइम निकाल के वो नोट्स को बाय चैप्टर रिवीजन करते करते जाना। इससे क्या इन वैकेंसियों में अन्य जो भर्तियाँ आती हैं ग्रुप सी में और ग्रुप डी में आती हैं रेलवे में, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आगे क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें अपन जो है चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो आप मैं आपको नॉर्मल इसकी जानकारी दे देता हूँ डीसी जनरेटर की, यहीं से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मान के चलो ये आपका क्या है, डीसी जनरेटर का मैं आपको एक थोड़ा सा सिंबल बना के बता देता हूँ। सिंबल उसका एक डायग्राम बना के बता देता हूँ, आर्टिफिशियल जो डायग्राम होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये हो गया आपका क्या, डीसी जनरेटर। यहाँ से तो मैंने आपके सामने ये क्या है कि डीसी जनरेटर का एक आर्टिफिशियल वो एक थोड़ा सा एक डायग्राम बना दिया मैंने आपको समझने के लिए। इस तरीके का डीसी जनरेटर का जो स्ट्रक्चर होता है उस तरीके का होता है। ये इसकी जो है ये बॉडी है जो ये दिख रही है, ये क्या है, इसकी बॉडी। और ये इसको बोलते हैं कम्यूटेटर, बोल देते हैं कम्यूटेटर। ये क्या हो गया, इसका कम्यूटेटर हो गया। और ये क्या है, इसकी शाफ्ट है। शाफ्ट, ये क्या शाफ्ट है, ये कम्यूटेटर है। और ये क्या है, इसकी बॉडी है। और ये क्या है, आर्मेचर है। जो इतना इतना जो दिख रहा है ये क्या है, आर्मेचर है। इसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। जो ये है इसको फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं और इसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। और यहाँ आपको सप्लाई मिलेगी, यहाँ इनपुट, जो क्या है आउटपुट। आउटपुट यहाँ से अपन इसको क्या देंगे, इनपुट। इनपुट यहाँ से इसको
घुमाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से आप इसको समझने का प्रयास करना। ये जो दिख रही है ये क्या है, बॉडी है। जनरेटर की क्या है, बॉडी है, ये वाली जो क्या है, बॉडी। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग, इस पर जो तार लिपटे हुए हैं ये क्या है, आर्मेचर है। और आर्मेचर के ऊपर क्या है, बाइंडिंग है, तो आर्मेचर बाइंडिंग। और ये आपको जो ब्लू कलर में दिख रही है ये क्या है, ये फील्ड बाइंडिंग बोलते हैं इसको, फील्ड बाइंडिंग बोलते हैं। ये जो दिख रहा है इसमें क्या है, कम्यूटेटर है। तो इस चीज़ को समझ समझ में आ गई होगी थोड़ी सी इस बात को। अब क्या करना है इसमें, जैसे मान के चलो कि पहला क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि डीसी जनरेटर किस ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को काय में परिवर्तित करता है। तो डीसी जनरेटर को अपन यहाँ से अपन उसको घुमाते हैं। जनरेटर को अपन क्या करते हैं, घुमाते हैं। घुमाते हैं तो उसको, जो कोई भी चीज़ घूम रही है तो उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा उसको बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर कौन सी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर को दी जाती है, जो घुमाते हैं जनरेटर को इस तरीके से, तो वो उसको घूम रहा है, वो घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको कौन सी ऊर्जा दे दी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दे दी तो ये अंदर इसका शाफ्ट घूमेगी, तो शाफ्ट के साथ में ये कम्यूटेटर भी घूमेगा, और जो कम्यूटेटर घूमेगा और जो आर्मेचर भी घूमेगा। आर्मेचर घूमेगा तो जो फील्ड वाइंडिंग में जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, तो वो क्या है, बल रेखाओं का छेदन होगा, बल रेखाएं भी कटेंगी। तो इससे क्या होगा, फ्लक्स कटेगा। फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ जनरेट हो गया तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। एक चीज क्लियर। तो पूछा जाएगा आपसे कि डीसी जनरेटर किस ऊर्जा को कौन से परिवर्तित करता है। तो डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये चीज क्लियर करना कि जो भी कोई चीज होती है जनरेटर वाली, उसको अपन घुमा रहे हैं इस तरीके से, ये घूम रही है, तो इसको मतलब कौन सी ऊर्जा दे दी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा है, तो यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इंग्लिश में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को क्या में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ध्यान रखना कि डीसी जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये चीज क्लियर हो गया। जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर, अच्छे से माइंड में सेव कर लेना इस जनरेटर को, इस चीज को, जो डीसी जनरेटर होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब बात आती है कि जो डीसी जनरेटर होता है, अगर जनरेटर डीसी सप्लाई आउटपुट में निकाल रहा है तो इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर। और अगर एसी सप्लाई को आउटपुट में निकाल रहा है, अपन यांत्रिक ऊर्जा तो अपन उसको दे रहे हैं। अब सप्लाई विद्युत कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है, एक तो एसी और डीसी। अगर जनरेटर अगर डीसी सप्लाई निकाल रहा है तो उसको बोलेंगे डिस्ट जनरेटर या डीसी जनरेटर, और एसी निकाल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेटर। आप अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाते जाना वीडियो को देखते देखते। अगर डीसी निकाल रहा है तो डीसी जनरेटर, और एसी निकाल रहा है तो अल्टरनेटर। अब आगे इसी वीडियो में बताऊंगा कि डीसी कब निकालेगा और एसी कब निकालेगा, उस चीज को मैं आगे आपको बताऊंगा। तो एक चीज ध्यान रखना। अब आता है कि जो छोटी मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं, डायनामो बोलते हैं। जैसे मोटरसाइकिल के अंदर या कार के अंदर डायनामो लगा रहता है, तो उस चीज के बारे में थोड़ा बताएंगे, डायनामो कहते हैं। अब आता है कि डीसी जनरेटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर जो होता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कार्य सिद्धांत की बात करें तो ये क्या करता है, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य
करेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है कि डीसी जनरेटर जो होता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। तो ठीक, क्लियर। इनपुट में अपन ने कौन सी ऊर्जा दी, यांत्रिक ऊर्जा। आउटपुट में उसने कौन सी ऊर्जा निकाली, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करेगा और इस पर जो नियम लागू होगा वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लागू होगा। आप चाहो तो इसका थोड़ा ये दिमाग में सेट करने के लिए आप इस डायग्राम को बना लेना, तो आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रहेगा। अब इसकी जो कहानी है वो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर मैं इसके बारे में जो मैंने बताया समझाया है तो मैं उसको लिख देता हूँ अभी। तो ये क्या है कि मैंने इसके बारे में जो समझाया था वो मैंने इसके अंतर्गत लिख दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन जनित्र या जनरेटर कहलाती है। यदि जनित्र द्वारा उत्पन्न सप्लाई डीसी है तो उसे डीसी जनरेटर कहते हैं। यदि जनित्र द्वारा उत्पन्न सप्लाई एसी है तो उसे अल्टरनेटर कहेंगे। छोटे आकार के जनित्र द्वारा जो डीसी उत्पन्न होती है उसे डायनेमो कहते हैं। जी मैंने इसके बारे में बेसिक जानकारी दे दी। यहाँ से बस क्वेश्चन बनेगा तो एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। जनरेटर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये तो मोस्ट क्वेश्चन है ही, वेरी वेरी मोस्ट है। तो जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन या जनरेटर कहलाती है। यदि जनरेटर द्वारा उत्पन्न सप्लाई डीसी है तो उसे डीसी जनरेटर, यदि जनरेटर द्वारा उत्पन्न सप्लाई एसी है तो उसे अल्टरनेटर कहते हैं। क्लियर, इसको अपनी रजिस्टर में नोट कर लेना। अब इसका डीसी जनरेटर का अपन कार्य सिद्धांत समझेंगे कि डीसी जनरेटर कैसे कार्य करता है, तो इसका कार्य सिद्धांत समझेंगे अब हम। तो अपन इसका कार्य सिद्धांत को समझेंगे तो ये मान के चलो चुंबक है, इसमें N और S ये दो ध्रुव हैं। अब चुंबकीय बल रेखा जो है N से S की तरफ जा रही है। अब इसमें क्या है, ये इसका घूमने वाला भाग है, ये क्या है इसका घूमने वाला भाग है। इसको आर्मेचर बोल दो, आर्मेचर भी बोल देते हैं या चालक बोल दो, उसको चालक है। क्या है, जो जनरेटर का ये जो पोर्शन जो दिख रहा है इतना इतना, ये जो पोर्शन आपको इतना इतना दिख रहा है, ये मैंने इसको ये दर्शा दिया। जो ये चीज आपको दिख रही है ये वाली, वो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे दर्शा दिया। ये जो है वो ये वाला हिस्सा है। अब जो ये जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, तो वो फील्ड वाइंडिंग जो मान के चलो ये है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, इस पर जो बाइंडिंग करी है ये वो कौन सी है, ये चीज़ है और ये चीज़ है। अब चुंबकीय बल रेखा मतलब ऐसे ऐसे क्रॉस हो रही हैं, ऐसे ऐसे इसके अंतर्गत जा रही हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से जा रही हैं। तो इसमें ये बल रेखा इस तरीके से जा रही हैं। अब ये क्या होगा, जब इसको घूमेगा, ये जनरेटर घूमेगा, इसको घुमाएंगे तो ये भी घूमेगा। ऐसे मान के चलो इसको यहाँ पे घुमाया तो जो बल रेखा जाए तो ये बल रेखाएं कटेंगी। इस तरीके से ये घूमेगा तो इन बल रेखाओं का क्या होगा, छेदन होगा, इसमें बल रेखाएं कटेंगी। बल चुंबकीय बल रेखाएं कटेंगी तो क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं कि फ्लक्स कट गया। फ्लक्स कट गया तो ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो पूछता है कि जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो कैसी प्रकृति का होता है, तो गतिज ईएमएफ होता है। वो कौन सा ईएमएफ, गतिज ईएमएफ बोलते हैं, क्योंकि गति के कारण ईएमएफ उत्पन्न हुआ है ना वो, तो उसको कौन सा ईएमएफ बोलेंगे, गतिज ईएमएफ। क्योंकि ये गति करेगा, इसके अंदर घूमेगा तो ये बल रेखाओं का क्या होगा, छेदन होगा, बल रेखाएं कटेंगी, बल रेखाएं कटेंगी तो फ्लक्स कटेगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। और जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो गति के कारण उत्पन्न होगा, क्योंकि ये गति करेगा, इसके अंदर घूमेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, गतिज ईएमएफ बोलेंगे। ये चीज क्लियर। अब ये बल रेखाएं यहाँ से इसकी तरफ जा रही हैं, एन से एस की तरफ जा रही हैं, मतलब इधर से इधर जा रही है बल रेखा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह बल रेखा बीच में ये घूम रहा है तो ये बल रेखाओं का क्या हो रहा है, छेदन होता है। बल रेखा दिखती नहीं है, चुंबकीय बल रेखा काल्पनिक होती है। जैसे तुम कभी दो चुंबक को लेना, दो चुंबक के टुकड़े लेना, तो उन बल रेखाओं को आप ऐसे मान के चलो ये दो चुंबक है
तो कुछ चुंबक ऐसे लाते तो वो एक दूसरे में धक्का देती है, वो उसको पलटा कर लाते तो वो चिपक जाती है। तो बीच में क्या होती है, वो बल रेखा होती है, वो दिखाई नहीं देती हैं। जैसे ही मान के चलो ये चुंबक है, बीच में बल रेखा है तो वो दिखाई तो दे नहीं रही है। अब इसके बीच में कोई ऐसी चीज ला दो, चालक हो, उसको घुमाने लग जाओ, तो वो बल रेखा कैसी होंगी, बल रेखा कटेंगी, उनका छेदन होगा, कटेंगे मतलब कटना या छेदन होना बात ही, तो फ्लक्स कट जाएगा, फ्लक्स कट जाएगा तो ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो गति कराई अपन ने, तो गति के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है उसको क्या बोलेंगे, गतिज ईएमएफ उसको बोला जाएगा। क्लियर, गतिज ईएमएफ बोला जाएगा। अब इसका जो बल रेखा कट रही है, तो इस बल रेखा का जो कट रही है इस तरीके से अपन इसमें घुमा रहे हैं तो वो बल रेखा कटेंगी। तो यहाँ पर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लग जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्योंकि इस बल रेखाओं का जो पूरा प्रोसेस है, ये बल रेखा जा रही है और बल रेखा ये कट रही है, तो इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। क्योंकि चालक के सिरों पर क्या हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। इनके जो ये जो सिरे हैं इस पर क्या हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो इस बल रेखाओं का जो छेदन हो रहा है और जहां पर ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अब पेपर में आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किसने दिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे माइकल फैराडे ने। तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे। तो पूछ सकते हैं यहाँ से कि विद्युत जो जनरेटर होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। तो एग्जाम में आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जनरेटर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर पूछ लिया जाए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किसने दिए, फैराडे ने दिए थे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो जनरेटर द्वारा जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो कौन सी प्रकृति का होगा, गतिज ईएमएफ उत्पन्न होगा वो। ठीक, इस चीज को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। तो जो ईएमएफ उत्पन्न हो गया वो गतिज ईएमएफ उत्पन्न हो गया। अब इसी चीज को अपन क्या बोलेंगे टेक्निकल की भाषा में, इस कार्य सिद्धांत को अपन इस तरीके से बोलेंगे, जब स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में, दो तरीके से मैं परिभाषा बताऊंगा। जी क्या है कि स्थिर, जी क्या है, इस बल रेखा जा रही है तो इतना इतना क्या हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गति कराया जाए, गतिमान चालक को घुमाया जाए, मतलब स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में जब चालक को घुमाया जाता है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो परिभाषा को, इस कार्य सिद्धांत को अच्छे से समझना कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में जब चालक को घुमाया जाता है तो चुंबकीय बल रेखाओं का क्या होता है, छेदन होता है, जिसके कारण चालक के द्वारा जो फ्लक्स कटता है और फ्लक्स कटने के बाद ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। या फिर इस तरीके से बोलते हैं कि गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय, या तो आपको चुंबकीय क्षेत्र स्थिर करना पड़ेगा, चालक को घुमाना पड़ेगा, या फिर चालक को स्थिर कर दो और जो चुंबकीय क्षेत्र को घुमा दो। चुंबकीय क्षेत्र कैसे घूमेगा, वो इस कंडीशन में घूमेगा, जैसे मान के चलो कोई जो बॉडी है, ये यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, स्लॉट या पोल बोल दो इनको, जी है, यहाँ एन है, यहाँ एस है, यहाँ एन है, यहाँ एस है, और बीच में क्या रखा हुआ है, चालक रखा हुआ है जी। तो आपको क्या करना है, ईएमएफ उत्पन्न करना है। तो या तो आपको इस चुंबकीय क्षेत्र को घुमाना पड़ेगा या इसको घुमाना पड़ेगा। तो अगर इसको घुमाएंगे तब भी फ्लक्स कटेगा, चुंबकीय बल रेखा, अब जो बल रेखा जाती हैं वो कहां से जाती है, एन से एस की तरफ जाएंगी, एन से कहा जाएंगी, एस की तरफ जाएंगी, यहाँ एन से एस की तरफ जाएंगी और जहाँ एन से एस की तरफ जाएंगी। अब बीच में क्या फंसा हुआ है, ये चालक फंसा हुआ है घूमने वाला। अब ये घूमेगा, वही कंडीशन इसमें घूमेगा तो जो बल रेखाओं का छेदन होगा, बल रेखाओं का छेदन होगा तो क्या होगा, फ्लक्स कटेगा और ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाए तो चालक के द्वारा बल रेखाओं का छेदन होगा, जिसके कारण फ्लक्स कट जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। या फिर कि इस चुंबक, दूसरी तरीके से आप बोलोगे कि गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखा जाए तो बल रेखाओं का छेदन होगा। या तो आप इस चुंबकीय क्षेत्र घुमाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र घुमाएंगे तो कभी एन यहाँ आ जाएगा, ये एस यहाँ पहुंच जाएगा, ये एन यहाँ आ जाएगा, ये एस यहाँ जाएगा, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे एन एस घूमते रहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है और चालक स्थिर है तो फिर भी बल रेखाएं कट रही हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स कट जाएगा
ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो ये क्या है, जो बलरेखा कट रही है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ये सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? माइकल फैराडे ने इसके बारे में बताया था। तो इसका कार्य सिद्धांत आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं थोड़ा इसका कार्य सिद्धांत आपके सामने नोट कर देता हूं। आप चाहो तो इसका थोड़ा सा आप एक डायग्राम बना लेना अपने लिए समझने के लिए। तो जनरेटर, जनरेटर बोल दो या जनरेटर बोल दो, बात एक ही है। तो जनरेटर, तो यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां से लिखेंगे अपन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार। सबसे पहले तो आपको यही देखना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार तो ये क्या है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत प्रकार करता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, तो ये मैंने इसका कार्य सिद्धांत आपके सामने लिख दिया कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत के अनुसार पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स कटेगा और विद्युत वाहक बल या ईएमएफ, विद्युत वाहक बल को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ईएमएफ शॉर्ट में बोलते हैं। तो ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो जनरेटर द्वारा जो उत्पन्न ईएमएफ होता है वो कौन सी कैसा होता है? गतिज ईएमएफ होता है, गतिज ईएमएफ। तो इसका जे हो गया। तो जनरेटर का कार्य सिद्धांत मैंने इसमें समझा दिया। अब जनरेटर पर कौन सा नियम लागू होगा उसके बारे में अपन थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो जनरेटर पर जो नियम लागू होगा वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होगा। इस तरीके से नियम, जैसे जनरेटर के अंदर अपन फ्लक्स की या ईएमएफ की दिशा ज्ञात करना है, इस ईएमएफ की, कि जो ईएमएफ फैराडे ने तो बस इतना कर दिया था कि इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अब वो ईएमएफ किधर की साइड में, किधर से किधर की साइड में जा रहा है, तो वो चीज सबसे पहले फ्लेमिंग ने बताई थी। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगेगा। तो अब यहां से अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जनरेटर के अंदर जो उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करना हो तो उसमें किसका नियम लगेगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का लगेगा, क्योंकि जनरेटर को एक चीज ध्यान रखना, अपन जैसे दाएं हाथ से अपन चालू करते हैं, सीधा वाला हाथ उसको इस तरीके से चालू किया था, तो ईएमएफ कौन सा? दाएं हाथ का नियम इसमें लगेगा। तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि फैराडे का काम था क्या? फैराडे ने तो ओनली विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार ईएमएफ उत्पन्न करा दिया। ईएमएफ मतलब सप्लाई वोल्टेज ऑब्लिक करंट, जो उत्पन्न करा दिया। अब जो किधर से किधर की दिशा में गया करंट उत्पन्न हो गए, वो चीज कौन ने बताई? फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग ने बताई। तो फ्लेमिंग का इसमें राइट हैंड रूल लगेगा, राइट हैंड रूल, दाएं हाथ के नियम के अनुसार। बाएं हाथ का तो जो है कि वो मोटर में लगेगा, या फिर आर्मेचर, जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया रिएक्शन ज्ञात करना। तो आप तो फिलहाल तो इतना ध्यान रखना कि जनरेटर में का जो ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, दाएं मतलब सीधा वाला हाथ, तो वो आप इसके अंदर पढ़ेंगे। कार्य सिद्धांत हो गया। कार्य सिद्धांत में क्या किया? ईएमएफ उत्पन्न हो गया, जो कैसे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से। तो ये किसने? फैराडे ने दिया। अब जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है वो किधर से किधर में, उसकी दिशा जो है वो फ्लेमिंग के नियम के अनुसार ज्ञात करेंगे। तो यहां से मैं आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में बताऊंगा कि इसमें दाएं हाथ का नियम जनरेटर में कैसे लागू होगा। तो ये तो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है जो एन से एस की तरफ बल रेखा जा रही है, बीच में ये घूमने वाला भाग है। जब ये घूमता है तो यहाँ पर क्या होता है? बल रेखा कटती है और फ्लक्स कटता है और ईएमएफ उत्पन्न होता है।
यहाँ तक तो फैराडे के नियम के अनुसार हो गया। जो फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार जब चालक को घुमाया चुंबकीय क्षेत्र में तो बल्ब फ्लक्स कटा, ईएमएफ उत्पन्न हुआ। लेकिन अब ये ईएमएफ कैसे, किस दिशा में चालक घूमा, ये जो घूमा तो किस दिशा में घूमा, और ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ वो किस दिशा में हुआ, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जो चालक जो घुमा वो किस दिशा में घुमा, और ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ वो किस दिशा में हुआ। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार अंगूठा दाएं हाथ को परस्पर इस तरीके से फैलाएं एक दूसरे को, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं, दाएं हाथ को फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ को अंगूठा और जो पहली उंगली को बोलते हैं तर्जनी, और ये कौन सी होती है, मध्यमा। जो दूसरी उंगली होती है ये वाली कौन सी उंगली होती है, मध्यमा, और ये कौन सी होती है, तर्जनी, और ये अंगूठा। तो अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, या पहली उंगली को बोलते हैं तर्जनी और जो दूसरी उंगली को बोलते हैं मध्यमा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर फैलाना चाहिए। जैसे देखो अंगूठा के और इसके बीच में कितने 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा को परस्पर 90 डिग्री पर फैलाएं। तो अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को बताएगा कि अंगूठा चालक में किस दिशा में घूम रहा है, घूमने की। अंगूठा क्या बताएगा, चालक में गति की दिशा बताएगा, जी किस दिशा में गति कर रहा है। अब बैक अंगूठा मतलब बैक दिशा में देखेंगे, जैसे अंगूठा का नाखून इधर की साइड में है, इधर की साइड में, तो मतलब इस तरीके ऐसे में गति कर रहा है। वो जो उसके अंदर जो आर्मेचर है, रोटर, वो इस तरीके से गति कर रहा है। क्या बैक साइड से देखेंगे, अंगूठा इधर की साइड में है तो इस तरीके से गति कर रहा है। मतलब जो जो घूम रहा है वो जनरेटर इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा, क्योंकि अंगूठा जो है बैक दिशा दिखा रहा है, तो बैक की दिशा से देखा जाता है नाखून की तरफ से। तो इस तरीके से अंगूठा क्या बताएगा, चालक के घूमने की दिशा, ये जो घूमेगा वो इस दिशा में घूमेगा, मतलब ऐसे ऐसे घूमेगा। और जो पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे बढ़ रहा है, ऐसे में बढ़ रहा है। तो ये उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और जो तीसरी उंगली है ये क्या बताएगी, प्रेरित ईएमएफ की दिशा, कि ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ वो किधर की साइड में हुआ है। तो ईएमएफ जो है अंगूठा क्या चालक के घूमने की दिशा बताएगा, मतलब ये इस तरीके से घुमा हुआ है, ऐसे ऐसे। जे और जे वाली जो उंगली है पहली उंगली तर्जनी, ये क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जो दूसरी उंगली है वो ये वाली है, तो ये क्या बताएगी, प्रेरित ईएमएफ की दिशा। तो तीनों चीजें आपको इसमें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को रिपीट कर करके बार बार देख लें तो अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। तो अंगूठा क्या बताएगा, चालक के घूमने की दिशा को बताएगा। तर्जनी यानी पहली उंगली जो क्या है, चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा को बताएगी। और जो दूसरी उंगली है मध्यमा, वो क्या है बताएगी, प्रेरित ईएमएफ की दिशा बताएगी। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है इस नियम के अनुसार। तो मैं इसकी जो कहानी है वो लिख देता हूं। तो इस नियम के अनुसार, किसके, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक, ये जो चालक जो गतिमान इसके अंदर जो घूमेगा, गतिमान चालक में पैदा होने वाले ईएमएफ, क्योंकि जो ईएमएफ उत्पन्न होगा इसी के द्वारा बल रेखा कटेंगे तो फ्लक्स इसी के द्वारा कटेगा, तो ईएमएफ भी इसी पे ही उत्पन्न होगा जो चालक पे। तो पैदा होने वाले ईएमएफ की दिशा ज्ञात की जाती है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो अगर पेपर में आपसे पूछता है कि जनरेटर के अंदर पैदा होने वाली ईएमएफ की दिशा किसके नियम से ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। अब जो अंगूठा क्या है, अंगूठा क्या बताएगा, इस तरीके से आप चित्र बनाएगा। अंगूठा क्या है, चालक के घूमने की दिशा को बताता है, ये भी ध्यान रखना है। और जो तर्जनी यानी कि पहली उंगली, ये क्या है, चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा को बताती है। और जो दूसरी उंगली है ये क्या है? प्रेरित ईएमएफ की दिशा को बताती है। ये चीज आप क्लियर से अच्छे से समझ जाना और ज्ञात करते हैं। यहां से लिख लेना अंगूठा कौमा तर्जनी यानी कि पहली उंगली, मध्यमा को परस्पर 90 डिग्री पर फैलाते हैं। ये भी आपसे पूछेगा, अच्छे से ध्यान रखना। तो इस नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में पैदा होने वाले ईएमएफ की दिशा ज्ञात की जाती है। गतिमान चालक में पैदा होने वाली ईएमएफ की दिशा ज्ञात की जाती है। तो अब पूछेगा आपसे कि अंगूठा तर्जनी मध्यमा को कितने डिग्री के एंगल में फैलाना चाहिए? 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये भी ध्यान रखना आपको 90 डिग्री पे फैलाना चाहिए। चालक के घूमने की दिशा, अगर पेपर में स्पेशली पूछा जाए कि जनरेटर में घूमने की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार कौन बताएगा? तर्जनी बताएगी, अंगूठा बताएगा, तर्जनी या दूसरी उंगली बताएगी? तो अंगूठा। अगर पूछ लिया जाएगा जनरेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो बताएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ से कौन सी चीज बताएगी? तो अंगूठा बताएगा, तर्जनी या पहले दूसरी उंगली? तो तर्जनी। फिर पूछेगा कि अगर कठिन पेपर आएगा तो पूछेगा प्रेरित ईएमएफ की दिशा दाएं हाथ के नियम के अनुसार कौन बताएगा? तो दूसरी उंगली या मध्यमा बताएगी। तो अब अगली वीडियो में अगला पार्ट जो है अपन इसका अगला पार्ट अपलोड करेंगे, उसमें डीसी जनरेटर के भाग उत्पन्न कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैप्टर बाय चैप्टर में आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलती जाएंगी और इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।